कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारी इस प्यारी सी चैप्टर वाइज सेक्शन डी की सीरीज को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। और यस सर, उसी तरह जैसा कि वादा किया था, है ना, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 10, चैप्टर 13 और अब लेके आ गए हैं सेक्शन डी के अंत, चैप्टर नंबर 12 पे। ओके भैया, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, है ना, थोड़ा सा प्यार बरसा दो और इसी के साथ साथ अपने दोस्तों को ये चैनल के बारे में बता दो, शेयर कर दो, प्लेलिस्ट को शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त का भला हो जो प्री बोर्ड में पास नहीं हो पा रहे थे, इसके बदौलत पास हो जाओ यार। सिंपल सी बात है, 2-2.5 घंटा निकाल के अगर इस क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, 20 नंबर पक्के थूक लगा के चेकर मार्क्स देगा भैया, पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन आइए शुरू करते हैं हमारे प्यारे से चैप्टर के पहले क्वेश्चन को। क्या बोला है सर? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। अरे भैया, पहले तो डायग्राम बनाना है, बोल रहे फिर प्रिकॉशन भी बता दो क्या यूज करनी चाहिए ताकि ओवरलोडिंग ना हो जाए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यहाँ पे जरा समझिए इस डायग्राम को, जो कि टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है ना। इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग इस तरह से बना देंगे, बराबर। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बना के उसमें 3 होल पाड़ देंगे, बराबर। 3 होल में से देखो इस तरह से ऐसे वायर निकालना है। वायर निकालने के बाद आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या बनाना है सबसे पहले? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। फिर बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का मीटर। इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज होता है वो। और यहाँ पे फिर एंड पे लिख देंगे अर्थ वायर कौन सी है, लाइव वायर कौन सी है और न्यूट्रल वायर कौन सी है। इतना सा लेबलिंग अगर हो गया तो बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। क्या बोला है? प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे? सबसे पहले भैया वायर पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो वायर मैंने लिया है प्रॉपर करंट कैपेसिटी वाला है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर करंट सोइंग कैपेसिटी वाला नहीं हुआ तो भैया सीधी सी बात है, तंबू में धूमधाम हो जाएगा। तंबू में धूमधाम हो सकता है। इसके बाद क्या बोला है? 2 सेपरेट सर्किट। हमेशा 2 सेपरेट सर्किट बनानी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, घर के जो लाइट पंखे हैं, है ना, लाइट हो गया, फैन हो गया, सब 5 एम्पियर पे चल सकते हैं, पर रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह कितने पे चलेंगे? 15 एम्पियर पे चलेंगे। तो बिना किसी नौटंकी के यहाँ पे जो अप्लायंसेस है उनको उस हिसाब से यहाँ पे करंट का रेटिंग हमें देना चाहिए। पैरेलल सर्किट बनानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में हमेशा करंट जो होता है वो डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो अच्छी बात हो जाती है कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट वाला करंट है वही जाना चाहिए। इसके अलावा सर और क्या है कि टू मेनी हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, एयर कंडीशनर शुड नॉट बी स्विच्ड ऑन एट अ सेम टाइम। सब कुछ एक साथ चला लिया, इसका मतलब आपके सर्किट में आपने करंट को बढ़ा दिया भैया। करंट को बढ़ा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ के आए हो ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में आपको पता है हीट एनर्जी बढ़ जाती है अगर करंट को आप स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ा दो। तो इसका मतलब क्या है सर? हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा और चांसेस ज्यादा है कि शॉक लग जाए या तो आपकी सर्किट डैमेज हो जाए। अब बात करते हैं सर इसके आगे। टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड ऑन अ सिंगल सॉकेट। सबसे बड़ी बात है, लगन गाड़ा चल रहा है, शादी ब्याह का फंक्शन है, सबको एक ही में ऐसे गुचेड़ गुचेड़ के लगा दिया, है ना। थोड़ा सा जरा समझ लो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक ही सॉकेट में मल्टीपल अप्लायंस कनेक्ट होने चाहिए, नहीं। सोचो एक ही सॉकेट में मल्टीपल लोग आके कनेक्ट कर देंगे अप्लायंस, तो भैया मामला बिगड़ जाएगा, है ना। ध्यान रखना। वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वायर्स ऑफ प्रॉपर रेटिंग, है ना। हमेशा याद रखिए कि जो पुराने वायर है उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं और जब कोई ऐसा हैप हैजर्डनेस क्रिएट हो जाता है तब आपको याद आता है इस चीज के बारे में। तो अच्छा इंसुलेशन लगवाइए, 5-6 साल चले। अगर अच्छी कंपनी का वायर है आपके पास तो 10 साल तक भी दिक्कत नहीं आती है। पर मेक श्योर किस तरह की वायरिंग और क्या अप्लायंसेस उसका ध्यान रखा जाए। पीवीसी जो है हमारे वायर के ऊपर जो कोटिंग आता है प्लास्टिक का, वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। चीला चालू क्वालिटी का हुआ, जरा सा भी वियर एंड टियर हुआ तो भैया जो तार है वो नंगी हो जाएगी, और वो उस नंगी तार को अगर आपने छू लिया तो ऐसी ऐसी जगह के बाल खड़े होंगे कि पता नहीं चलेगा आपको। जाने दो, तौबा तौबा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है इस हमारे इसमें जो है, डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों में अंतर बता दो। पक्का ये क्वेश्चन यहाँ पे इस बार देखने मिल सकता है। इसी के साथ साथ हॉट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस कैसी बनेगी उसके बारे में समझाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर? वहां रीजन जहां पे मैग्नेटिक फोर्स का एहसास हो जाए। भैया एमएफ लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैन फोर्स नहीं भैया, गलत मत समझना। हाँ, वो लोग जरा एमएफ को देख के को और सोच लेते भैया। सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो क्षेत्र है, वो रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स का एहसास ज्यादा होगा। और ये एहसास कितना है, कितना ज्यादा है, कितना नहीं है, किस जगह ज्यादा है, इस बात का संदेशा आपको देती है फील्ड लाइंस। एकदम डेफिनेशन से समझते हैं अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड रीजन अराउंड अ बार मैग्नेट इन विद द अट्रैक्शन और रिपल्जन
ड्यू टू दैट द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, है ना, मैग्नेटिज्म और द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना. The region of magnetic force which can be field of attraction and repulsion is also known as magnetic field. दोनों में से जो चाहे वो लिख दीजिए. फिर क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जरा बता दो भैया. सिंपल सी बात है, ये रे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बार मैग्नेट पे आयरन फिलिंग्स को डाला है, टक टक करके नीचे कार्डबोर्ड को मारा, तो क्या हुआ सर, ये जो लाइंस है वो अरेंज हो गई. आयरन फिलिंग्स यानी आयरन का बुक्का होता है, और सर ये लाइंस अरेंज हो गई एज पर देयर अट्रैक्शन एंड रिपल्जन इन द मैग्नेट. तो सर अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्जन तो होता नहीं है, और इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही है, वो बताती है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना है. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा प्यारा सा, कि भैया डायग्राम बता दो. डायग्राम बड़ा ही सिंपल होता है. ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, है ना, नॉर्थ ये रहा साउथ, है ना. नॉर्थ से निकल के आपको लाइंस को कहाँ लाना है, साउथ पे लाना है. एरो जरूर बनाना, एरो नहीं बनाया तो भैया लंका लग गई. इसके अलावा हमको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल आ सकते हैं इस चैप्टर में से. अब तक इस चैप्टर में कोई घुमा के देने वाला जोरदार क्वेश्चन नहीं आया है, पर यस सर जो क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं वैसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो ध्यान देना अच्छे से. ठीक है, समझो इसको यहाँ पे अच्छे से. क्या कह रहे हैं सर, अब तक यहाँ पे कोई बहुत जोरदार क्वेश्चन नहीं दिखा है, पर इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांसेस है. देख लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, है ना. एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और जब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो सर उसकी एक और प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिज्म भी शो करता है. और उसी मैग्नेटिज्म के ऊपर से सवाल आ गया कि व्हाट डू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट. जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आसपास बन जाते हैं, जैसे एक तार में से करंट पास करता है ना, तो अगर आयरन फिलिंग्स डालोगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे. तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर यहाँ पे, तो समझना पड़ेगा कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास प्रोड्यूस होती हुई दिखती है. फिर क्या बोला है सर, दिस लाइन शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड्स अराउंड द वायर इन अ सर्कुलर पाथ. हमेशा किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के बाद मैग्नेटिज्म सर्कुलर पाथ पे आपको देखने मिलेगा. अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया सर यहाँ से, कि हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द एक्टिविटी कैन बी फाउंड. भैया जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कैसे बता सकते हैं भैया, ले लो थोड़ा सा फील कर लो, थोड़ा सा फील कर लो. मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे एक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहे हैं, है ना, तो या तो आप इसको मैक्सवेल का स्क्रू रूल बोल सकते हो, है ना, मैक्सवेल का जो स्क्रू रूल होता है वो बोलते हैं, या तो हम लोग इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं. ओके, तो राइट हैंड थंब रूल है, या तो जो क्रॉक स्क्रू रूल होता है वो होता है ना. तो इसके अलावा अगर आप देखोगे जो स्क्रू रूल बोल दो या तो राइट हैंड थंब रूल बोल दो. अगर इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है बराबर, तो सर इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे उसकी डायरेक्शन आप थंब से बताओगे, और उसके आसपास जो कर्ल्स बनेगा बराबर, ये फिंगर्स का जो कर्ल्स बन रहा है ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है उसको. ठीक है, तो इस तरह से सर राइट हैंड थंब रूल यूज करके बिल्कुल हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है. इसके अलावा जो उसका कर्ल बन रहा है फिंगर का वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, गहराइयों में थोड़ा उतरना पड़ेगा. करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर इज चेंज. अब देखो चेंज बोला है, घुमा दिया ना यहाँ पे, ना इंक्रीज बोला ना डिक्रीज बोला, क्या बोला, चेंज. कि अगर आप करंट को चेंज करते हो कॉपर वायर में से, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द एंगुलर रोटेशन ऑफ द कंपास नीडल इंडिकेटिंग, है ना. अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख के आए हैं तो आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन में क्या होता है. मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको कोई सुकन्या पसंद है और वो आपके आसपास से जाएगी, मान लो एक बार गई तो आपने एक बार यूं करके मुड़े, ठीक है. मान लो अगर वो ऐसे धीमे धीमे करके जा रही है, मतलब अगर वो बहुत धीमे धीमे करके बार बार जा रही है ना, फॉर एग्जांपल स्लो मोशन में बार बार जा रही है, यहाँ से पहले एक ही बार गई है ना, लेकिन दूसरा दिन में वो आपसे मान ले 10 बार यहाँ पे गई. अब वो 10 बार आपके सामने से जाएगी तो आप 10 बार यूं करके देखेंगे, 10 बार यूं करके देखेंगे, है ना. और यही तो मेन रीजन है, यही तो मेन रीजन है कि सर करंट के चेंज होने पे जरूर मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा. तो किस चीज पे डिपेंड करता है सर, सिंपल सी बात है, अगर मैंने करंट को इंक्रीज किया, देखो सही सटीक जवाब क्या है कि करंट जो फ्लो हो रहा है अगर उसको मैं इंक्रीज कर दूं तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इसके अलावा करंट को डिक्रीज कर दूं तो मैग्नेटिक निडल भी जो टिक टिक करके डिफ्लेक्ट हो रही है वो भी डिक्रीज हो जाती है. तो सर इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे. जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगा, मान लो इस बात को. अब क्या आता है सर, लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से. इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर है, मान लो कॉपर वायर है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, है ना, सेम, वो कैसा है, सेम है, बट द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर, व्हाट इज द चेंज इन द एंगल ऑफ द कंपास नीडल इंडिकेटिंग, है ना. अब समझना, बोल रहे वायर वही है,
बोल रहा है कि जो कॉपर वायर है वही है ना। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं ऐसी कॉपर की नंगी वायर को हाथ से तो नहीं पकड़ सकता, है ना भैया, वरना कहाँ कहाँ के बाल खड़े होंगे, समझ जाओ इस बात को, है ना। पर आप थोड़ा फील करो कि कॉपर वायर में से करंट जो जा रहा है वो तो सेम ही है। पहले मैंने निडल को यहां रखा था, है ना, अब मैं उसे दूर लेके जा रहा हूं। ऑब्वियस ही बात है, अब आप समझो ये आपके माँ बाप है। माँ बाप का प्यार आपके लिए बहुत अपूर्व, बहुत अटूट होता है बच्चों के लिए अपना प्यार। ठीक है, भले आपको डांट देंगे, मार देंगे, पर बहुत प्यार करते हैं आपसे। और ये आप हो। अभी आप पास में रहते थे, एक घर में साथ में रहते थे, नोक झोंक होती थी, बड़ा प्यार था। लेकिन आप सोचो, अगर आपके माँ बाप से आपको दूर कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं आप बुरी आदतों में पड़ जाएंगे, बुरी संगत में पड़ जाएंगे, चीजें बिगड़ने लगेंगी। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है सर, यही चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर कॉपर वायर के जो करंट भले सेम रखा है, पर कंपास निडल को अगर दूर किया तो ऑब्वियस ही बात है, जो डिफ्लेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब सर जो यहाँ पे करंट की, जो मतलब बोलते हैं ना, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करंट के साथ साथ इस पे भी करता है कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है ना। ऑब्वियस ही बात है, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा तो प्यार कम हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो यही चीज ऐसी है, मैग्नेटिक कंपास दूर हो गया आपके उस वायर से, आपके उस वायर से अगर मान लो मैग्नेटिक कंपास दूर हो गया तो सिंपल सी बात है सर, है ना, कि निडल का जो डिफ्लेक्शन है कम हो जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक कंपास को पास ला देंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब पास आ गए, डिस्टेंस ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, एकता ज्यादा है ना। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम में आप लिख देंगे, कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल डिक्रीजेस। जितना आप दूर लेके जाएंगे उतना जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ता जाएगा, मतलब वो घटता जाएगा। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का, कंपास के डिस्टेंस का उस पूरे इलेक्ट्रिक करंट से जो डिस्टेंस का और जो मैग्नेटिज्म का जो रोल है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस जितना पास होगा मैग्नेटिज्म ज्यादा फील होगा, डिस्टेंस जितना दूर होगा मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा, उतना मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सा जवाब है, यहां से लिख सकते हो, देख सकते हो। आगे आ जाओ बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 4। इस बार 2025 में तो पूछ ही लिया था, 2026 में भी संभावना है कि फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। पर सर 2 मार्क की जगह 4 मार्क में भी आ सकता है, गारंटी आ सकता है भाई, गारंटी आ सकता है। ऐसा मत सोचना कि 2025 में आ गया था तो 2026 में नहीं आ सकता, भाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुनो, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल विद अ फिगर, है ना। भैया सोलेनॉइड के बारे में चर्चा कर लो, भैया सोलेनॉइड के बारे में चर्चा कर लो। भैया क्या होता है सर, सोलेनॉइड में बहुत सारे ऐसे टर्न्स होते हैं, बराबर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि बराबर किसी किसी कंडक्टर के ऊपर बराबर मैंने इस तरह से ऐसे वायर्स को ऐसे टर्न्स में लपेट दिया है, फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसी इसी अरेंजमेंट को तो सोलेनॉइड कहते हैं। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर का इंसुलेशन होता है ना, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। हम उसको क्या करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं क्लोजली। तो सर उस अरेंजमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे तो भैया वो सोलेनॉइड होगा। सर सोलेनॉइड जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बराबर, वो डिपेंड होती है उसके इलेक्ट्रिक करंट के पास होने पे। करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिखेगी नहीं। और ये जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बिल्कुल सोलेनॉइड का किससे रिसेंबल किया गया, बार मैग्नेट से। जैसा बार मैग्नेट वाले डायग्राम में आप देखे थे एक नॉर्थ और एक साउथ, तो समझ जाइए, थोड़ा सा फील लाइए। अगर मान लो ये जो पॉइंटर है बराबर, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप जानते हैं, वो निकलती है नॉर्थ से और जाती है साउथ में, निकलती है नॉर्थ से और जाती है साउथ में। तो नॉर्थ वाला फेस होगा तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, पर अगर आप साउथ वाला फेसिंग करेंगे तो देखो इस तरह से वापस अंदर जा रही है ना, ऐसे निकल के वापस कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। यहाँ से नॉर्थ से निकल के पीछे से कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। ओके, तो अगर मैं देखूं साउथ पोल को जब आप नोटिस करोगे तो ऐसा लगेगा फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, नॉर्थ पोल को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा लगेगा फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। और इस टाइप के अरेंजमेंट से पता चला कि सर यहाँ पे भी इसके पास एक नॉर्थ पोल होता है, और जब ये अंदर जा रही होती है उसको हमने साउथ पोल बोला। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से फाइंड करते हैं डायरेक्शन को, पर अभी वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, उतना पूछा नहीं इसके लिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि सर साथ साथ में बता दीजिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके यहाँ पे। तो सर सीधी बात है, जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था वही यहाँ पे है कि सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही है नॉर्थ पोल से, पर एंटर कहाँ से हो रही है, साउथ पोल से। आउटसाइड कहाँ से दिख रही है सर हमको, आउटसाइड। आउटसाइड ऐसा लगता है कि लाइंस निकल रही है नॉर्थ पोल में और जा रही है साउथ पोल में, इनसाइड वाला गेम अलग होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू वन अनदर, हमेशा ये फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, और जहां ये ज्यादा क्लोजर होंगी सर वो एरिया पोल का होगा, है ना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा पाई जाती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। सबसे बड़ी बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो इंटरसेक्ट करती नहीं है, क्योंकि उसका निकलने का और जाने का पॉइंट सेम है। वो इंटरसेक्ट तभी करेगी जब दो डिफरेंट मैग्नेट यहाँ पे रख दिए जाए, क्योंकि दोनों का नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हो जाएगा अगर दो मैग्नेट होंगे तो।
एक ही मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ और साउथ फिक्स होता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके अलावा सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस है और हमेशा एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे होती है, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं दूर कहीं पास में, ऐसा नहीं है, इक्वालिटी शो करती है। और यहाँ पे हम बढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के लगभग लास्ट क्वेश्चन पे, जो गारंटी आ सकता है भाई नहीं पूछा गया, एनालिसिस से बता रहा हूं, लिख लो पक्की बात है, आपको यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्वेश्चन दिख जाएगा। उसी के साथ उसे 2 मार्क का बना देंगे, लेकिन बाकी के 2 मार्क को कवर करने के लिए फिर से इलेक्ट्रिक फ्यूज वाला क्वेश्चन भी आपको जो है वो दिख जाने ही वाला है। फिर ये भी बताना है कि वो फंक्शन कैसे करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो सिंपल है भैया, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिंपल है, इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दिए, है ना। फादर मदर चाइल्ड बता दिए, फादर एफ से फादर आता है फोर्स, है ना, घर की पूरी फोर्स फादर ही है भैया, है ना। फिर आता है सर एम फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस तरह से जो आता है वो है करंट, है ना। भैया अकेले में यूं यूं ज्यादा मत करना, अकेले में यूं ज्यादा कर लिया मम्मी पापा कोई देख लिया कुछ गलत समझेंगे, गलत इशारे कर रहे भैया। आ जाओ आगे, फिर क्या बोलेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोशन एक्टिंग ऑन एन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो डबाक करके उस पर फोर्स लगता है, पर वो फोर्स कहां लगेगा, इस बात का जवाब पहली बार दिया हमारे फ्लेमिंग भैया ने उनके लेफ्ट हैंड रूल से। तो बोलते हैं स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब, योर फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इतना आपने लिख दिया। फिर अपने को पता है सर जो फोर फिंगर है बराबर, वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर जो है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके साथ जो थंब है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप बना दोगे, डायग्राम बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाओगे इतना लिख के आओगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छा, एक और एक लाइन एडिशनल याद कर देना कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का जो यूज होता है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है। अगर इतना भी लिख के आ गए, मोटर क्या होती है, जितना भी पंखा आप देख रहे हैं, जितना भी मिक्सर घूम रहा है, जितनी भी चीजें घूम रही है ना भैया, वो घूम इसके लिए ही रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है उसके अंदर, और उसमें कैसा फोर्स लगेगा क्या लगेगा वो फ्लेमिंग जी ने बहुत अच्छे से समझाया। अगला क्वेश्चन है फ्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लो लिख लो, आएगा ही आएगा पक्की बात है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है सर, लो रेजिस्टेंस वायर होता है। क्यों लो रेजिस्टेंस वायर होता है, क्योंकि ये चाहते हैं ताकि करंट इसमें से ज्यादा फ्लो हो, इसे हमेशा कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ। और इसी के साथ सबसे मेन चीज ये होती है कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होता है, ओके। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये पहले जलेगा, और पहले जलेगा तो सर्किट हो जाएगी ओपन, और इस तरह से आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ओके, ताकि आपके यहाँ पे जो ओवरलोडिंग हो रहा है करंट का वो ना हो। इसके बाद बात करते हैं सर फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस इन लाइव वायर इन सीरीज। पढ़ लो इस बात को, समझ लो। लाइव वायर जो है, लाइव वायर के साथ फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, ओके। इससे होता क्या है सर, यहाँ पे मेन सप्लाई से जुड़ जाता है और बहुत बढ़िया सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। अब आप सोचिए इनका काम क्या है, जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, है ना, बॉर्डर पे हमारे जो आर्मी है बराबर, आज आप और मैं चैन से सो पा रहे हूं, मैं यहाँ वीडियो बना पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हो, उसका रीजन बेटा आर्मी है। मान लो इस बात को, है ना। अभी वेनेजुला के ऊपर यूएसए वालों ने अटैक करके उसका इंटरवेंशन हुआ, उसको उठा के लेके चले गए। सोचो यहाँ पे इंडिया का कोई कितना भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म करे, पर इतनी तो हमारे अंदर ताकत है कि कोई घर में नहीं घुस सकता, और जिस दिन घुसा उस दिन मारेंगे, और इतना मारेंगे साला पूरी दुनिया याद रखेगी, ठीक है। हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें ले डूबेंगे, है एकदम ऐसे पूरा साला वर्ल्ड का ऐसे आधा हिस्सा खत्म कर देना चाहिए ऐसा, मतलब अगर हम पे कोई हमला करे तो, है ना। तो समझ जाइए जो इंडिया है ना, हमारे यहाँ पे जो इंडिया है वो इतना सुरक्षित है क्योंकि आसपास के जो बॉर्डर के जवान है बेटा वो फ्यूज का काम कर रहे हैं। कोई भी आतंकवादी हमला होता है, कोई भी आता है तो पहले बेचारे वो शहीद हो जाते हैं, पर हमें कुछ होने देते नहीं है बेटा। फ्यूज वायर भी आपके सर्किट में यही रोल प्ले करने वाला है ना। कुछ भी अगर आपके सर्किट में अगर जरा सा भी करंट हाई हुआ, आप सोचिए करंट हाई होगा तो सर हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से सबसे पहले फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा क्योंकि ये लो मेल्टिंग पॉइंट है। फ्यूज वायर मेल्ट होगा तो आपकी सर्किट हो जाएगी ओपन, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता नहीं है और इस तरह से बच जाता है। कहीं कहीं जगहों पे हमारे घरों में अब फ्यूज को रिप्लेस कर दिया गया है। अब हम फ्यूज ना लगा के, आपके घर पे आपने स्विचेस देखी होगी, उसको हम एमसीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। अब इसको जरा समझ लेते हैं अच्छे से सर। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ये जरूर याद रखना कि आपके एक्चुअल वायर से हमेशा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम लिया जाएगा। इसके अलावा करंट हायर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द circuit, the temperature of the fuse wire increases, thus it melt the fuse wire which breaks the circuit, due to which the current stops flowing. open circuit में करंट फ्लो होता नहीं। आगे आ जाओ बेटा यहाँ पे। इसके बाद मेन चीज आपको जो समझनी है कि फ्यूज वायर का आंसर आपने लिख दिया, साथ साथ में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में बता देना, ओके।
और इस तरह से हमने यहाँ पे कवर कर लिया पूरा सेक्शन डी का आईएमपी चैप्टर वाइज सीरीज। ओके, एंड यस, आई एम द एजुकेटर यश तिवारी, जो कि एक बहुत अच्छे क्रिएटर भी हैं। बच्चों के साथ हमारा जीवन बड़ा ही रसप्रिय है। एजुकेटर है भैया, पढ़ाना हमें बहुत पसंद है। टीचिंग इज माय सुपर पावर। इसके अलावा एड्यूप्रेन्योर भी है, इसके ऊपर चर्चा कभी की नहीं, फिर कभी फुर्सत में करेंगे। पर अगर आप चाहते हो अपडेट से जुड़े रहना, और हमारा मिशन है लास्ट 2 साल से मैं 100 आउट ऑफ 100 बच्चों को दिला रहा हूं। अगर आप भी 100 आउट ऑफ 100 की स्ट्रेटेजी चाहते हो, कमेंट कर देना 100 आउट ऑफ 100। वो चीजें बताऊंगा जो तेरे सीनियर ने, तेरे टीचर ने तुझे नहीं बताई होगी। ये पक्की बात है, स्ट्रेटेजी सब कुछ होती है भैया, मान लो इस बात को, है ना, मान लो इस बात को, ठीक है। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, और हमारी इस प्यारी सी चैनल एड्यूग्रिड फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का ये प्यार हमें जिंदा रखता है। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप सभी को अच्छे से बहुत सारा हमारा प्यार दिया जाएगा। ओके, और इसी तरह से मिलेंगे। कमेंट कर दो सेक्शन सी आईएमपी सीरीज, सेक्शन बी आईएमपी सीरीज। आपका कमेंट ही बेटा हमें जिंदा रखता है, आपका प्यार ही हमें जिंदा रखता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।